मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास, लेसन नंबर 6, टिश्यू, ऊतक। कल की वीडियो में बच्चों जो आपके पास भेजी थी उसमें स्थायी ऊतक के बारे में बता दिया गया था कि स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। इससे पहली वीडियो में आपको सरल स्थायी ऊतक के बारे में बता दिया गया था कि सरल स्थायी ऊतक किस तरीके से बनते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, पौधों के शरीर के अंदर इनके क्या कार्य हैं। ये सब चीज़ें इससे पहली वीडियो में आपको बता दी गई थी। आज शुरू करने वाले हैं बच्चों जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक। और अभी हम जो प्लांट्स टिश्यू हैं, वनस्पति टिश्यू या पादप ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं। पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऊतक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको एनिमल टिश्यू अर्थात जंतु ऊतक के बारे में बताया जाएगा। तो हम शुरू करने वाले हैं बच्चों जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे। क्या पहचान है इनकी कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक हैं। कोशिकाएं तो एक ही प्रकार की होती हैं बच्चों, किंतु ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर ही विचार कर रहे थे बच्चों। नेक्स्ट पेज पर जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं, क्योंकि एक तरह की कोशिकाएं होती हैं, उनके एक तरीके के कार्य होते हैं और वे ऊतक भी समान संरचना वाले दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। ये सब साधारण स्थायी ऊतक जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जो दूसरे प्रकार के ऊतक हैं उनको क्या कहते हैं? जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सरल होते हैं, सरल ऊतक बच्चों, वे तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, किंतु जटिल स्थायी ऊतक जो हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। एक ही प्रकार की कई कोशिकाएं होती हैं, एक ही प्रकार की कई कोशिकाएं होती हैं और एक इकाई की तरह एक साथ मिलकर के कार्य करने की क्षमता होती है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का उदाहरण पेड़ पौधों के अंदर सबसे अच्छा समझा जाता है कि ये जटिल ऊतक के तरह होते हैं। और उदाहरण के रूप में हम इनको मान सकते हैं कि जैसे पेड़ पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम और एक साथ दोनों कार्य करते हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। इंग्लिश में वैस्कुलर बंडल कहा जाता है बच्चों इनको, हिंदी में संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। इनको हम वैस्कुलर जाइलम फ्लोएम को हम वैस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। ये पेड़ पौधों के लिए पानी अवशोषित करने का कार्य करते हैं ज़मीन से, और पानी के साथ खनिज लवणों का अवशोषण करने का भी कार्य करते हैं। चाहे उसमें खनिज लवण का अवशोषण करना हो या कार्बनिक पदार्थों का करना हो, पत्तियों से जड़ों तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य हो, जड़ से पत्ती फल फूलों तक पानी को पहुंचाने का कार्य हो, ये सभी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। तने का एक भाग दिखाया गया है, जो चित्र नंबर 6.3 है, इसमें तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? ये अब आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। जाइलम ट्रिकोड वाहिनिका, जाइलम वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा, ये इसमें जो आप देख रहे हैं चित्र नंबर ए, चित्र नंबर बी, चित्र नंबर सी, तो ये जाइलम वाहिका हैं, जाइलम पैरेन्काइमा हैं और जाइलम ट्रैकोड है। वाहिका और पैरेन्काइमा ये सभी तने के अंदर की संरचनाएं दिखाई गई हैं जो उसका आंतरिक संरचना होती है। जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकोड एवं वाहिका को कोशिका भित्ति मोटी होती है। ट्रैकोड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है
और इसमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। जो इसकी कोशिकाएं, उनमें कुछ कोशिकाएं मृत भी होती हैं। ट्रैकोड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। खनिज लवणों का भी संवहन होता है और पानी का भी अवशोषण की क्रिया होती है। और बच्चों, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो पत्तियों से जड़ों तक पहुंचते हैं और अवशोषित किया हुआ पानी, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया हुआ पानी ऊपर फल और फूलों तक और पत्तियों तक पहुंचता है। इस तरह, और ये सभी कार्य जाइलम फ्लोएम के द्वारा किए जाते हैं, जिसको हम वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर जाइलम कोशिकाएं जीवित होती हैं। जो फ्लोएम रेशे होते हैं उनको छोड़कर सभी कोशिकाएं जो हैं जीवित कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों नेक्स्ट पेज पर। ये यहाँ तक आपके प्लांट टिश्यू के बारे में था, सभी आपको बता दिए गए हैं, चाहे उसमें सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, इसके अतिरिक्त पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सभी ऊतक के बारे में बता दिया गया था। नेक्स्ट पेज पर बच्चों अब शुरू करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, जिसको हिंदी में जंतु ऊतक कहते हैं, कि जीव जंतुओं के अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। इसका हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं कि जी अभी तक हम पादप जंतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अब है बच्चों जीव जंतुओं के अंदर एनिमल टिश्यू, जीव जंतुओं के अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और जब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। चित्र आप देख ही रहे हैं कि पेशीय कोशिकाओं के द्वारा हम सांस आसानी से ले सकते हैं और छाती के अंदर होने वाली प्रत्येक हलचल या उसकी गति को देख सकते हैं, जिसे हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। पेशियों का जो फैलना और सिकुड़ना होता है बच्चों, यही अंगों को गति प्रदान करता है और इनकी वजह से हम भागना, दौड़ना, किसी वस्तु को पकड़ना, बैठना, उठना इत्यादि सभी क्रियाएं करते हैं। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, यह फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ से आती है और शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ये शरीर के कौन से भाग में पहुंचती है। यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। बच्चों, जो हम ऑक्सीजन अपने वातावरण से लेते हैं तो ये फेफड़ों के द्वारा तो हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है और फिर रक्त में मिल करके सभी ऊतक, सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में पहुंचने का कार्य करती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले यह पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। आप जानते हैं कि रक्त जो है परिवहन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सभी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अगर प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक ऊतक के अंदर, प्रत्येक अंग तक जो पदार्थों को पहुंचाने का कार्य होता है बच्चों, वो रक्त के द्वारा ही होता है। यहाँ आप ये समझ रहे हैं। यह शरीर के सभी भागों से अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। तो ये सभी जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको तो पहुंचाने का कार्य करता ही करता है, किंतु जितने हानिकारक पदार्थ हैं उन सभी को शरीर से इकट्ठा करने का कार्य भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। चाहे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, चाहे उसमें मलमूत्र हैं, सब यकृत और वृक्क के तक उत्सर्जन के लिए पहुंचते रहते हैं,
क्योंकि यकृत के वृक्क के द्वारा हम जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सब बाहर निकालने का कार्य करते हैं। रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। रक्त ऊतक संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। रक्त ऊतक जो है संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का, और पेशी ऊतक जो है पेशीय ऊतक का ही एक प्रकार होता है। तो ये सभी प्रकार के जो ऊतक हैं बच्चों, हम एनिमल्स में स्टडी करने वाले हैं। जंतुओं के अंदर हम इस प्रकार की सभी ऊतकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एपिथेलियम ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक है, जिसको हम बच्चों बाह्य त्वचा कहते हैं। अपनी स्किन जो है ये एपिथेलियम ऊतक की तरह कार्य करती है। हमारे कंप्लीट शरीर को आकार प्रदान करती है, प्रत्येक अंग को ढकने का कार्य करती है, जो अंदर के कोमल अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। ये सभी जानकारी एपिथेलियम ऊतक के अंदर आपको दी जाएंगी। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिकाएँ, वृक्क की नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। ये जितने भी अंगों के नाम मैंने बोले हैं बच्चों, ये सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण, नेक्स्ट पेज पर बच्चों, निर्माण करती हैं। एक अनवरत ऊतक का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। कोशिकाओं के बीच ही बहुत कम स्थान होता है। स्पष्ट है, इससे स्पष्ट यह होता है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह बाहर निकलता है। वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एपिथेलियमी जो कोशिकाएं हैं ये पारगम्यता में भी, शरीर के आदान प्रदान में भी, शरीर के अंदर और बाहर जो संपर्क होता है अंगों के अंदर उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों जो एपिथेलियम ऊतक हैं को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। ठीक है, चित्र आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से इनका कोशिकाएं और ऊतकों का विभाजन किया गया है। चित्र नंबर 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नली का अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थ का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। ये उस स्थान पर बताई गई हैं कि एपिथेलियम ऊतक शरीर के बच्चों किन किन अंगों के अंदर पाई जाती हैं, और जो भी अंग होते हैं उसमें उसके जो बाह्य एपिडर्मिस होता है या बाह्य त्वचा जो होती है उसका निर्माण एपिथेलियम ऊतकों के द्वारा ही किया जाता है। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं और कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। ठीक है, आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियमों से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। अंदर की कोशिकाओं को बचाने का कार्य भी बच्चों यह एपिथेलियम ऊतक के द्वारा ही किया जाता है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरीय सल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। सल्क पाए जाते हैं बच्चों इनके अंदर, इसलिए इसको सल्की भी नाम दिया गया। जहाँ अवशोषण
और स्राव होता है। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ होते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि एपिथेलियमी ऊतकों की कोशिकाओं को सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ऊतकों की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं। इन बाल जैसी रचनाओं के द्वारा ये आगे बढ़ने का कार्य भी करते हैं, गति करते हैं, तथा इनकी गतिश्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के एपिथेलियम का पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एपिथेलियम ऊतक भी कई प्रकार का होता है। घनाकार एपिथेलियमी वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। ये जो एपिथेलियम ऊतक है बच्चों, ये लार ग्रंथि की और नली के अस्तर का भी निर्माण करता है, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। यह एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं। एपिथेलियम कोशिकाओं को ही ग्रंथि कोशिकाएं कहा जाता है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एपिथेलियम ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर हड्डी या अंग या किसी भी चीज़ का एक तरीके से मिलना होता है, वहाँ पर ये संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। जैसे घुटनों कोहनी के अंदर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। बढ़े बच्चों आगे, देखिए रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त जो है, ब्लड, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम उस तरह के ऊतक के बारे में इससे जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में अर्थात मैट्रिक्स में धसी होती हैं। यह आधात्री जेली की तरह लाल, तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है बच्चों, आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि जो संयोजी ऊतक का कार्य है वही एपिथेलियम ऊतक का कार्य है और सभी कार्य एक साथ इसके किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप है, रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। ये ब्लड टेस्टिंग में आता है। जब बच्चों ये देखना होता है, ये इसके कोशिकाओं के बारे में, विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें तो ये रक्त से संभव है, आप इसको देख सकते हैं। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। ये सभी उसके अंदर पाए जाते हैं। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पिस्कल्स और श्वेत रक्त कणिकाओं का ये है वाइट ब्लड कार्पिस्कल्स, और ये सभी रक्त में पाई जाती हैं। और इसके तीसरी चीज़ पाई जाती है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के बचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। इसको दोबारा समझ सकते हैं। रक्त गैसों, शरीर के बचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। चाहे उसमें भोजन पदार्थ है, हार्मोन्स हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, सभी को एक स्थान पर पहुंचाने का इसका सब कार्य जो है ब्लड
जो संयोजी ऊतक है ब्लड के रूप में, उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। चित्र आप इसमें देख रहे हैं बच्चों, जहाँ क्वेश्चन चित्र का होगा वहाँ चित्र बनाना बेहद अनिवार्य होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं जीव जंतुओं के अंदर, ये भी संयोजी ऊतक का ही एक उदाहरण होता है। और शरीर को ढांचा प्रदान करने का, शरीर को मजबूती, कठोरता प्रदान करने का कार्य संयोजी ऊतक का होता है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। और आप जानते हैं जो कठोर चीज़ है वो बच्चों बाहर की तरफ होती है और कोमल जो चीज़ है वो अंदर होती है। और हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना इस संयोजी ऊतक का कार्य होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। ठीक है बच्चों, जो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। हड्डियां जो हैं इस तरीके की अस्थियां मीन्स हड्डी, इसी प्रकार के जो अस्थि बंधन तंतु हैं उनसे जुड़ी रहती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला मजबूत होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम हो जाती है और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। सब ये जोड़ने का कार्य करती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। जो कंडरा हैं बच्चों, ये एक ऊतक का नाम है। ये बहुत मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि के बारे में अब अध्ययन करने वाले, कार्टिलेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। उनमें ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। ठीक है, और जैसे ही ये अस्थि के जोड़ चिकनाई इनकी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इस प्रकार के ऊतक कमज़ोर हो जाते हैं, तो समझ लीजिए उस स्थान पर, शरीर के उस स्थान पर दर्द बन जाता है और ये दर्द जो बहुत ही नुकसान देता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ मीन्स गला और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए दो ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं। आप जानते हैं कान को मोड़ा जा सकता है किंतु हाथ, पैर, उंगलियां किसी को भी नहीं मोड़ा जा सकता। तो ऐसी इसमें क्या खासियत है बच्चों? सोचिए दो ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उस ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, हमारे शरीर में वसा जहाँ संचित होती है, वसा का संग्रह करने वाला वसा में ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं तथा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। तो ये बच्चों इस तरीके से आपने इस संयोजी ऊतक के बारे में अब पढ़ा है कि संयोजी ऊतक का क्या महत्व है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको इसमें बता दी गई हैं। और लास्ट में बताया गया है कि वसा संक्रमित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब इसको शुरू करने वाले हैं तंत्रिका पेशी ऊतक। क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में? पेशी ऊतक। आज की वीडियो यहीं तक आपको भेजी जाएगी। कल आपका जो है पेशी ऊतक के बारे में स्टडी करेंगे। और वीडियो देखें, सभी बच्चों को बार बार मैं याद दिलाता हूँ कि वीडियो देखें, वीडियो के साथ साथ बुक्स को पढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहें, जिससे आपका जो टीचिंग वर्क है या जो लर्निंग वर्क है ये भी सुचारू रूप से आगे बढ़ता चला जाए। थैंक यू।